हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक बात मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। ठीक है ना। देखो, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 3 तरीके से किया जाता है। ठीक है, देखो उसके बारे में थोड़ा हम सीख लेते हैं, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में पहला 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। दूसरा टाइप का होता है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर हम लास्ट वीडियो में बता चुके थे। अगर आप लोग को वो वीडियो चाहिए होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे देंगे। ठीक है ना। आज हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 वेक्टर्स है इसका भी 2 पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेशन of two vectors to give scalar result है ना। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा ना, वो स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा पार्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेशन of 2 vectors to give vector result है ना। क्या है, 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया हम लोग? जब भी 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है जिसमें 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर रिजल्ट आता है और दूसरा तरीका जो है उसमें वेक्टर रिजल्ट आता है। ये जो स्केलर रिजल्ट जो मल्टीप्लिकेशन देता है उसी को बोला जाता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें 2 वेक्टर मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? आज की वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का 3 तरीके से बेसिकली होता है। सबसे पहला क्या होता है बच्चों कि एक वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। दूसरा पार्ट में क्या होता है, जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है कि जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट स्केलर आए, उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या होता है, वेक्टर रिजल्ट होता है। तो उस प्रोडक्ट को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम लोग डिटेल में डॉट प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ये जो नाम दिया गया डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला गया, डॉट क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इस प्रोडक्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो वाया डॉट करते हैं। मतलब जैसे कैसे करेंगे, अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास 2 वेक्टर है ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एक डॉट लगा दो। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेड एज। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं बच्चों, रेड एज ए डॉट बी, ए डॉट बी। सब समझ में आ गया? डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 2 वेक्टर के बीच के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया गया बच्चों। ठीक है ना। आप सपोज करो कि आपके पास 2 वेक्टर है कुछ इस तरीके से, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है।
और सपोज करो कि इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, ध्यान से समझना। ए डॉट बी को डिफाइन किया गया डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, ध्यान से समझना। ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया। क्या है बच्चों, इसको कैसे पढ़ोगे, अभी बताया था मैंने। ए डॉट बी है ना, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये क्या है बच्चों, कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है ना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग लिख लेते हैं, बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। वेयर मॉड ऑफ ए इक्वल्स, ये क्या है बच्चों बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ बी क्या है बच्चों, सिमिलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है ना। आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट बात बच्चों इसमें, ये जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये तो एक नंबर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। और ये जो कॉस थीटा है वो भी तो कोई नंबर ही देगा ना, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसा आएगा, एक स्केलर, एक मैग्नीट्यूड के टर्म में आएगा। ओनली मैग्नीट्यूड क्या देगा, केवल मैग्नीट्यूड। और अगर ये केवल मैग्नीट्यूड देगा तो ये कैसा रिजल्ट कैसा आया, क्या ये स्केलर रिजल्ट आया बच्चों, स्केलर रिजल्ट है ना। इसीलिए इस प्रोडक्ट को एक और तरीके से बोला जाता है, इसी डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्लियर है ना। नाम आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीन को पॉज करके इसको उतार लो, फिर आगे बताते हैं। हो गया, आगे देखो। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, ये जैसे फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस फॉर्मूला के। क्या देखे बच्चों, अभी हम लोग ए डॉट बी के बारे में अगर यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में, तो ए डॉट बी मेरा क्या आया था, क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा था ना। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कभी कभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए को डायरेक्ट ए से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा आसानी होता है, एरो बार बार देना नहीं पड़ता है। ए बी कॉस थीटा है ना, ए बी कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। अभी चलो देखो, हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला पॉइंट जो होगा बच्चों इसमें वो ये होता है कि जो ए डॉट बी होता है ना, ए डॉट बी जो होता है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो कैसे, देखो, क्या तुम देख पा रहे हो, ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा है ना, तो ये तो ये जो है मैग्नीट्यूड, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है तो ए डॉट बी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है ना। क्लियर है ना। चलो आगे देखो कि आखिर ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों कि ये पॉजिटिव कब आएगा बताओ, ये पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा बच्चों, जब इस cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो मैग्नीट्यूड ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना, cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और ये cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता कब है बताओ, थीटा का वैल्यू कितना से कितना तक होना चाहिए कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है, आपको पता होगा
कि अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब हम यूं भी बोल सकते हैं कि ये थीटा जो लेस देन 90 डिग्री होता है, क्योंकि इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। कहने का क्या मतलब कि ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, या यूं बोले कि वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्लियर है ना। इसका अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाए बच्चों तो ऐसे दिखा देते हैं। क्लियर है ना। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों कि ये ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा, बताओ, तुम खुद बताओ, ये नेगेटिव कब होगा ए डॉट बी का वैल्यू, जब cos थीटा नेगेटिव होगा, है ना, जब cos थीटा नेगेटिव होगा। और cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब आता है बच्चों, जब थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, है ना, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। और इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, क्या इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 से छोटा और 90 से बड़ा हो, है ना। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें बच्चों तो यहाँ पे कुछ हम लोग यूं बना सकते हैं कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये जो एंगल थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्लियर है ना। चलो इसको उतार लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, है ना। मैंने क्या बोला बच्चों कि ए डॉट भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव तो देख लिए हम लोग, नेगेटिव भी देख लिए, लेकिन जीरो कब होगा बच्चों, बताओ मेरे को। इसका वैल्यू ए डॉट बी का वैल्यू जीरो कब होगा, जब cos थीटा जीरो होगा, क्या, जब cos थीटा जीरो होगा, है ना। तो cos थीटा जीरो होने का क्या मतलब बच्चों, थीटा किस एंगल पे cos थीटा का वैल्यू जीरो होता है, थीटा क्या होना चाहिए बताओ, क्या 90 डिग्री होना चाहिए क्या। और अगर हम रेडियन में लिखे तो π/2 रेडियन लिख सकते हैं, है ना। इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, क्या राइट एंगल बोलते हैं क्या हम लोग, राइट एंगल, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई दो वेक्टर ऐसा हो जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है ना। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें बच्चों तो कुछ ऐसा बना सकते हैं कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, तब ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज कर लें। ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल एक्यूट एंगल होगा। ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा, जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और ए डॉट बी जीरो कब होगा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। इसको अच्छे से याद रखना बाबू, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज आने वाला है। दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब वो दोनों परपेंडिकुलर हो, है ना। यहाँ पे नोट करके ऐसा लिख लेना, नोट, इफ two vectors are perpendicular to each other, then dot product equals to 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके इसको भी उतार लो, उसके बाद और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बच्चों। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग तो देख लिए कि कब पॉजिटिव हो सकता है, कब नेगेटिव हो सकता है और कब जीरो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं बच्चों कि आखिर ये जो ए डॉट बी का जो रेंज क्या होना चाहिए। रेंज इन द सेंस, रेंज का क्या मतलब होता है कि सर मैक्सिमम वैल्यू कितना हो और मिनिमम वैल्यू कितना हो, है ना। जैसे कि आप सपोज करो बच्चों कि आप किसी एग्जाम में मतलब एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपका स्टडी करने का कुछ तरीका इस तरीके से है कि आपके मार्क्स जो है ना वो करीब 80 to 90 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका रेंज क्या है, 80 से 90 के बीच में। तो यहाँ पे अगर ए डॉट बी का रेंज डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। क्या इस तरीके से हम लोग रेंज बता सकते हैं ना। देखो कैसे होगा। अगेन हम लोग इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है बच्चों। ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा है।
अच्छा, कोई वेक्टर अगर हम लोग ए और वेक्टर बी ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है बच्चों, ए और बी फिक्स है, तो वेरी क्या कर सकता है? क्या थीटा ही वेरी कर सकता है? मतलब अगेन ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, क्या वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? मतलब ये मैक्सिमम ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ए डॉट बी मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, है ना? तो देखो पहले हम बच्चों फॉर ए डॉट बी मैक्सिमम, ए डॉट बी के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए बताओ? क्या कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए बाबू? क्या कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए? कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? आपको पता होगा कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम +1 होता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो +1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, है ना? मतलब अगर कॉस थीटा का वैल्यू +1 होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू मैक्सिमम आ गया। अब थोड़ा मेरे को ये बताओ बाबू कि ये कॉस थीटा का वैल्यू +1 आता कब है? क्या थीटा इक्वल्स टू 0 पे आता है ना? कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 पे आता है कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जब कोई दो वेक्टर कुछ इस तरीके से हो कि उसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तब क्या डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा? आना चाहिए ना मैक्सिमम। अगर हम डायग्राम बनाए बच्चों कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तुम देख सकते हो ये दोनों पैरेलल वेक्टर है ना? क्या ये दोनों पैरेलल दिख रहा है बच्चों? पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कहने का क्या मतलब बच्चों कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो क्या cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा? cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर अब यहाँ पे अगर बच्चों हम लिखना चाहें कि आखिर ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू हुआ कितना, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू हुआ कितना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे सो ए डॉट बी मैक्सिमम इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी। क्लियर है ना? क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं कि ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा बच्चों? जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और वो किस एंगल पे होता है? तो 0 डिग्री। कहने का क्या मतलब कि जब भी कोई दो पैरेलल वेक्टर हो तो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू होता कितना बच्चों? तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। इसको उतार लो, स्क्रीन पॉज करके उतार लो, फिर आगे बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या मेरे को यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है बच्चों? ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो फिक्स है ना, तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये पता करना होगा, तो मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा। अभी मैंने बताया कि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा का वैल्यू -1 है ना? cos थीटा का वैल्यू -1 कब होता है बताओ? कब होता है? जब थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है बच्चों कि एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर जस्ट अपोजिट होगा, तभी तो उनके बीच का एंगल होगा ना। अगर थोड़ा सा हम डायग्राम यहां बनाना चाहें बच्चों, देखो अगर ये वेक्टर ए है तो वेक्टर बी कुछ यूं होना चाहिए, है ना? क्या इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री दिख रहा है बच्चों? है ना? यहाँ पे क्या दिखा देते हैं कि ये क्या है बच्चों? थीटा क्या है? 180 डिग्री है। इसको और क्या बोल सकते हैं? इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं बच्चों बताओ? क्या एंटी पैरेलल बोल सकते हैं? क्या एंटी पैरेलल और अपोजिटली डायरेक्टेड। क्लियर है ना? ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कब आएगा बच्चों? जब cos थीटा का, सॉरी यहाँ पे मिनिमम है ना, जब cos थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा। और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों? -1। वो थीटा कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होने चाहिए, तभी ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो मिनिमम वैल्यू होगा कितना बच्चों? तुम बताओ। क्या यहाँ पे cos थीटा, ये जो होता है ना फॉर्मूला ए बी cos थीटा का वैल्यू तो मैंने -1 ले लिया, तो ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू -1। तो -1 हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, या फिर इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं -ab। क्लियर है ना?
चलो, तो क्या अब हम लोग रेंज दे सकते हैं बच्चों? बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को मिनिमम वैल्यू पता चल गया, मैक्सिमम भी पता चल गया। देखो अब हम लोग रेंज लिख सकते हैं। सो रेंज कैन बी गिवन एज, सो रेंज कैन बी गिवन एज। रेंज कितना होगा बच्चों बताओ? ए डॉट बी का ए डॉट बी के मिनिमम वैल्यू से लेकर के ए डॉट बी के मैक्सिमम वैल्यू तक, यही रेंज हो जाएगा बच्चों, है ना। ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कितना आया था बताओ? क्या माइनस ए बी आया था? और ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या प्लस ए बी आया था बच्चों? तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज द रेंज ऑफ ए डॉट बी। क्लियर है बच्चों? सेकेंड पॉइंट अच्छे से इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, एक बार कंप्लीट पढ़ाने के बाद मैं रिवाइज भी कराऊंगा बच्चों, ताकि आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाए, और जब आप घर जाओ, मतलब घर पे ही हो अभी मालूम है, आप उसको केवल क्वेश्चन कर पाए, आपको फिर से थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। आगे देखो, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग क्या देखे बच्चों? ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। उसके बाद क्या देखे बच्चों कि ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब था बच्चों? जब थीटा क्या था? एक्यूट एंगल था। नेगेटिव कब था? जब थीटा क्या था? ऑब्ट्यूज एंगल था। और वो जीरो कब था बच्चों? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, मतलब थीटा 90 डिग्री पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग क्या देखे बच्चों कि इसका रेंज कैसे निकालोगे, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कब आ रहा था? जब cos थीटा का मिनिमम वैल्यू आएगा बच्चों। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मतलब ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया था? ए माइनस ए बी, है ना। सिमिलरली ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या? प्लस ए बी आ गया, और इस तरीके से हम लोग रेंज को बता पाए, ठीक है ना। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं बच्चों। चलो, बेसिक्स तो हम लोग को पता चल गया। अब देखते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। क्या देखते हैं? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। आपको ये यूनिट वेक्टर के बारे में पता है ना बच्चों? आप लोग पढ़े होंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है बताओ? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैं यहां लिख देता हूं, अगर नहीं भी जानते हो तो ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जिसका मैग्नीट्यूड +1 होता है ना। मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। और वो यूनिट वेक्टर किस काम में आता है बच्चों? वो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है। इट इज यूज्ड, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। कहने का क्या मतलब बच्चों कि एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो किस काम में आता है? तो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है, ठीक है ना। तो उसी तरह के यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या आपको पता है यूनिट वेक्टर का जो मतलब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन सा होता है? आपको मालूम होगा बच्चों कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर 3 होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ये ऑरिजिन है बच्चों। तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर 3 होता है। अलोंग एक्स एक्सिस आई होता है बच्चों, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप होता है, और अलोंग जेड एक्सिस के कैप होता है। ये आप लोग को शायद पता होगा, आप लोग जो लास्ट वीडियो अगर देखे होंगे तो। चलो आगे देखो बच्चों, ये स्टैंडर्ड वेक्टर है। थोड़ा सा मैं लिख दूं यहाँ पे ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। आई डॉट क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोले तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव
वाई एक्सिस, ये आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। और के कैप क्या होता है बच्चों बताओ? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना। दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है, तो इनके बीच का हम लोग को डॉट प्रोडक्ट सीखना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्या क्लियर है? ये अभी तक जो भी बताया बच्चों, ये बेसिक बात था यूनिट वेक्टर के बारे में। तो आप इसको उतार लो, इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट बताता हूँ, है ना। चलो उतार लीजिए, आगे देखो। थोड़ा सा मैं फिर से इस फिगर को बनाता हूं बच्चों। देखो, अभी 3 तरह का स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है ना। अभी कैसे हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे? तो सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं बच्चों, जब सेम वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। कहने का क्या मतलब कि आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, के को के साथ, तब वैल्यू कितना आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला में देखते हैं बाबू, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स। कौन सा पैरेलल वेक्टर? यूनिट वेक्टर्स का पैरेलल, मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। आप शायद समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना। देखो, अगर हम लोग को आई डॉट आई निकालना है बच्चों, तो ये 2 वेक्टर है। सिंपल बेसिक फॉर्मूला से चलेंगे। मैं बेसिक फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। क्या ए डॉट बी कितना था बच्चों? क्या ए बी कॉस थीटा था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। चलो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर है तो क्या +1 ही होगा? ये भी दूसरा, ये मान लो ए है, ये बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना, इनटू कॉस थीटा, ऐसा लिखते हैं क्या? थीटा क्या होता था बताओ? इन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये आई डॉट आई के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों? आई भी इधर ही है, एक और मान लो इधर ही आई, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री हो जाएगा? क्या मैं ऐसा बात कर रहा हूँ कि इधर ही आई है, एक और नया वेक्टर ले लेते हैं जो इधर ही है, तो एंगल उन दोनों के बीच का 0 डिग्री हो गया बच्चों। तो क्या मैं 0 डिग्री लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा तुम देख सकते हो, +1 +1 +1, तो 1 × 1 × 1 1 ही होगा। तो आई डॉट आई का कितना वैल्यू आ गया बच्चों? 1। कोई कष्ट है? समझ में आ रहा है ना। चलो, क्या सिमिलरली जे डॉट जे, के डॉट के का भी 1 ही होगा बच्चों? होगा ना। चलो, तो इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इन जनरल आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू +1। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर कहने का क्या मतलब बच्चों? कि मतलब आई को आई के साथ, आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को आई के साथ अगर आप डॉट करोगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, बहुत सिंपल है। सिमिलरली हम लोग बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, आई डॉट जे के बीच में निकालते हैं। आई डॉट जे के बीच में, तो बताओ बच्चों, आई का मैग्नीट्यूड +1 होगा, जे डॉट का मैग्नीट्यूड +1 होगा इनटू कॉस। आई और जे के बीच का एंगल कितना है? ध्यान से देखो, आई और जे के बीच का क्या ये 90 डिग्री होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो क्या ये 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर दोगे बच्चों? और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 है ना, 0। क्या दिख रहा है? आई डॉट जे का वैल्यू 0 आ गया। वैसे भी हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब भी कोई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है तो उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखे थे। तो यहाँ 0 आ भी गया, हम लोग सिंपल देख सकते हैं। तो क्या इन जनरल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? इन जनरल आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। बहुत सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं ये। क्लियर है? इसको उतार लो, स्क्रीन पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, आगे देखो। हम लोग सीख लिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। अगर कोई 2 यूनिट वेक्टर्स होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्या होता है। हम लोग को याद रखना चाहिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू 1 होता है। और कोई भी 2 वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसका वैल्यू 0 होता है। इसको अच्छे से याद रखना, आगे यूज आएगा, है ना। चलो
अभी देखो, सपोज करो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन कराते हैं यार, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो सपोज करो बच्चों कि एक वेक्टर है 2 जिसका वैल्यू है 2i कैप, और दूसरा वेक्टर है बच्चों b जिसका वैल्यू है 3i कैप। अभी आपको बताना है कि a डॉट b क्या होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, दिख रहा है पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्टली हम लोग ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको, क्या a डॉट b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। सिंपल, सबसे सिंपल से अगर चले बच्चों तो क्या a b cos थीटा होता है। तुम देख सकते हो बच्चों a का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, b का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, और क्या ये दोनों i कैप i का मतलब दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, तो उनके बीच का एंगल क्या 0 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे कौन 0 डिग्री लिख दो, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 इंटू 3, जो भी आएगा 6 आ गया। दिख रहा है ना। हम ये क्यों करा रहे, इतना सिंपल क्वेश्चन ध्यान से समझो क्यों कराना चाह रहा है। देखो हम ये बताना चाह रहे हैं बच्चों कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये दिख रहा है तुमको, 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद i डॉट आई लिख दिए। कैसे, क्या कहने का क्या मतलब है, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 इंटू 3 आई डॉट आई, 2 इंटू 3 cos 0 मतलब यहाँ पे 1 1 है तो i डॉट आई, ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखा सकते थे। ध्यान से समझना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, a डॉट बी को 2i डॉट 3i है ना। अब ये जो दोनों मल्टीप्लाई में है ना बच्चों, इसको बाहर मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख दो, 2 इंटू 3 ऐसे, और ऐसे लिख दो i डॉट आई। और ये i डॉट आई का वैल्यू तुमको पता है, अभी हम लोग देखें i डॉट आई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, +1। तो क्या डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते थे, 2 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 6। क्लियर है ना। तो आपको बार बार ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को लगाने की जरूरत नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड लिखे फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखे फिर दोनों के बीच का एंगल चेक करें, वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल यहाँ तो क्लियरली आपको दिख गया कि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो एंगल 0। लेकिन अगर आई डॉट जे कैप मतलब जे कैप के टर्म में भी रहता, के कैप के भी टर्म में रहता, तो ये एंगल आपको क्लियरली नहीं दिखता। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके अलग लिख दो, फिर आई डॉट आई को डॉट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो उतार लो, बहुत बेसिक सवाल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, है ना। चलो सबसे पहला क्या देखे बच्चों हम लोग, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर। अगर दो वेक्टर है पैरेलल भी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड एक साइड लिख दो, फिर आई डॉट आई को सॉल्व कर दो। चलो आगे देखो बच्चों कि अगर कोई भी जनरल वेक्टर आए, कोई भी जनरल वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में, तब हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन any two जनरल वेक्टर्स, ठीक है ना। कोई भी दो जनरल वेक्टर्स अगर दिया हुआ है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास दो वेक्टर है, लेट हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, इसको हम लोग कुछ यूं लिख देते हैं, एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। और वेक्टर बी को मान लेते हैं बच्चों बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर हम लोग मान लिए। अभी इन दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर तुम इस फॉर्मूला से पुट करने की कोशिश करोगे बच्चों तो फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो तुम निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लोगे, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल आपको नहीं पता, अभी तक नहीं पता, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करते ना, तो वैसे इस फॉर्मूला पे पुट करोगे तो भूल जाओगे, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। फिर सर इसका क्या तरीका है सॉल्व करने का, तो जैसे मैंने अभी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड को साइड में रखो, उसके बाद आई डॉट आई जे डॉट जे जो भी आ जाए उसको सॉल्व करो। चलो देखो कैसे करते हैं, समझ में आएगा। ए डॉट बी मेरे को करना है, ए डॉट बी इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ए डॉट बी। चलो सबसे पहले इसको लिख लो बच्चों, जो भी है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, सिमिलरली यहाँ पे लिख दो बच्चों बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर है। अभी बताओ
अभी बताओ कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बहुत सिंपल तरीके से चलो, क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है बच्चों, इसको इग्नोर मत कर देना, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डॉट है, ठीक है। चलो इसको इसके साथ करो बच्चों, तो कैसे लिखोगे, हम अभी बताए थे ना, जैसे यहाँ पे क्या था 2 i कैप और 3 j कैप पे क्या था कि 2 into 3 लिख दिए, फिर i डॉट i लिख दिए थे। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे करो, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे बच्चों, ध्यान से देखो, ax bx into i डॉट i। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दिए, इसका भी बगल में ले लिए और यहाँ i डॉट i कर दिए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली इसका इसके साथ करो बच्चों, क्या लिखोगे बताओ, ax by i डॉट g प्लस ax bz i डॉट k, ऐसे लिखोगे ना बच्चों। अब इसको पूरा लिखना है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा शुरुआत में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में तो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसका बहुत रिजल्ट बहुत सिंपल होगा, मैं तुरंत याद करा दूंगा। थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, है ना। आगे कैसे लिखोगे बताओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, देखो बच्चों, ay bx i डॉट j प्लस ay by, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो ना, तो ay bx j डॉट i। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों, तो क्या लिखोगे, j डॉट j प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, ay bz इंटू j डॉट k। चलो आगे बताओ बच्चों क्या लिखें। अब क्या इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखेंगे, देखो, az bx k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k। क्या इसको लिख चुके बच्चों, बहुत सिंपल है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए यार। अभी देखो कितना मजा आएगा, कितना अच्छा खूबसूरत सा इक्वेशन आता है। देखो यहाँ पे, क्या i डॉट i का वैल्यू बाबू +1 होता है, ध्यान से देखना, क्या i डॉट i का वैल्यू +1 होता है, i डॉट j का कितना वैल्यू होता है, i डॉट j अभी अभी याद किए थे, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो यहाँ देखो i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j भी +1 हो गया, k डॉट k भी +1 हो गया, और जो भी i डॉट j था, j डॉट k था, k डॉट i था, क्या सबका वैल्यू 0 था ना, तो सब 0 कर दो, ये सब, ये भी 0, 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 तो ये तीनों बच गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बाकी सब गया 0। दिख रहा है ना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, a डॉट b इक्वल्स टू, क्लियर है बच्चों, कितना सिंपल रिजल्ट आ गया ना। अब जब भी आपको ऐसे दो वेक्टर दिया रहेगा तो आपको इतना सारा मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे ऐसे 0 पुट करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप फास्ट कर पाओ, ठीक है ना। कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप क्या करोगे, मैं ट्रिक बताता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ, k को k वाले के साथ। दिख रहा है यहाँ पे ax इंटू bx प्लस ay इंटू by प्लस az इंटू bz। क्या दिख रहा है, बहुत आसान हो गया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। लेकिन उतारोगे पूरा, क्योंकि रिवीजन टाइम फिर कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इसको उतार लो, आगे देखो, उतार लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, देखो इसी पे बहुत सिंपल सा चीज है। सपोज करो बच्चों कि कोई भी एक वेक्टर है p वेक्टर जो 2i कैप है माइनस j कैप है प्लस k कैप है, और दूसरा वेक्टर है बच्चों q वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप।
ठीक है ना। अभी P डॉट क्यू आपको निकालना है। P डॉट क्यू कैसे निकालोगे? क्या इसको पूरा को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इतना लंबा टर्म लिखोगे क्या? नहीं ना। क्या करोगे? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, सिंपल आंसर। तो देखो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना है बच्चों? 2 है। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। प्लस यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? +1 है कि -1 है बताओ? +1 है कि -1 है? -1 है ना, कंफ्यूज नहीं होगे। -1 इंटू यहाँ पे +1 प्लस के का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? +1 और यहाँ पे -1। अब इसको सॉल्व कर दो, बहुत आसान सा चीज है। P डॉट क्यू कितना हो गया बच्चों? 2 -1 एंड दिस इज -1, कितना हो गया? 0। क्लियर है ना? कितना मस्त आंसर आ गया 0 सा, है ना। कुछ भी आ सकता था, यहाँ पे इत्तेफाक से 0 आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम पूछे बच्चों कि चूंकि P डॉट क्यू यहाँ पे 0 आ गया है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो P और Q होगा वो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होगा? बोल सकते हैं ना। अभी हम लोग देखे थे कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो हम यहाँ भी तो बोल सकते हैं ना कि जब P डॉट Q क्या आ रहा है? 0 है, मतलब P और Q क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। कैसा वेक्टर है बताओ? पैरेलल है, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर है? तो यहाँ पे दिख गया कि P और Q क्या है बच्चों? ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। P इज परपेंडिकुलर टू Q। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सा चीज था। चलो बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग सीख लिए, ठीक है ना। लेकिन डॉट प्रोडक्ट सीख तो जरूर लिए, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे आता है? मतलब डायरेक्ट आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि वेक्टर ए दे देगा, वेक्टर बी दे देगा, बोलेगा ए डॉट बी निकालो। ये तो कोई भी कर सकता है बच्चों। आप तैयारी जेई का कर रहे हो या नीट का कर रहे हो तो लेवल तो टफ पूछेगा। तो आखिर इसका एप्लीकेशन क्या है? तो उस लेवल की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं ना। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पूरे फिजिक्स में 11th-12th में आपको डॉट प्रोडक्ट कई जगह पे आएगा, बहुत सारे चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म में भी आएगा। ये सब 12th के टॉपिक्स हैं। वर्क पावर एनर्जी में आएगा। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट का यूज बहुत जगह है, ठीक है ना। तो उसी के एप्लीकेशन कुछ कुछ देखते हैं जो कि वेक्टर चैप्टर में स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं उसको ध्यान से। देखो बच्चों, सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग। पहला एप्लीकेशन होता है बच्चों to find the work done by a force। कोई भी फोर्स जब किसी भी बॉडी पे लगता है बच्चों, तो वो फोर्स वर्क करता है ना, वर्क करता है। तो आखिर वर्क डन बाय फोर्स होता कितना है? तो जो वर्क डन बाय फोर्स है ना, उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ही डिफाइन किया जाता है। आप लोग पढ़े होगे 9th-10th में। आप लोग क्या पढ़ोगे? याद करो कि कोई अगर मान लो सपोज करो बच्चों की कोई एक बॉडी है m मास का, इस तरीके से कोई भी सरफेस पे रखा हुआ है। इस पे एक फोर्स अगर बच्चों ऐसे लगा है F, और ये एंगल थीटा है, और ये जब फोर्स लग रहा है बच्चों, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ यूं s हो गया, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो आप लोग 9th-10th में डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े होंगे। वर्क डन कितना होता था बताओ? क्या Fs cos थीटा होता था क्या? यही वर्क डन होता था, याद आया होगा आपको, है ना। Fs cos थीटा क्या है यार? ये डॉट प्रोडक्ट जैसा नहीं दिख रहा है कि F डॉट S, उसी को तो तोड़ करके लिखा हुआ है ना, Fs cos थीटा, है ना। तो वर्क डन को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ही डिफाइन किया जाता है। कैसे? ध्यान से सुनो। वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर से बोलो, खुद से बोलो, ट्राई करो। वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों, वर्क डन बाय एनी फोर्स इक्वल्स टू F डॉट S। ये S क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। इसको अगर हम लोग तोड़ के थोड़ा लिखना चाहें तो वर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, Fs cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग लिख लेना, थोड़ा सा अच्छा लगता है नोट्स में। F क्या है बच्चों? तो ये फोर्स है,
एस क्या है बच्चों? तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर थोड़ा सा यहाँ पे थीटा की बात करो तो क्या होगा बच्चों बताओ? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ठीक है ना? तो ऐसे वर्क डन को डिफाइन किया जाता है। अब कौन सी बड़ी बात है यार, तुमको फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, तो क्या वर्क डन नहीं निकालोगे? अभी तो यही सीखे थे ना हम लोग। तो इसका एक क्वेश्चन मैं सिंपल करा देता हूँ, देखो कैसे। क्लियर है ना? पहला एप्लीकेशन क्या होता है? किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना निकालेंगे। कार्य कितना अच्छा है ना हिंदी वर्ड। किसी भी फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा कैसे निकालेंगे? वो एफ डॉट एस करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते। इसका क्वेश्चन करा देता हूँ। ऐसे बोला गया बच्चों, ध्यान से देखना, कि एक पार्टिकल था, पार्टिकल है, पार्टिकल था नहीं, पार्टिकल एक है। इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर मांगो। इनिशियल, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ यूं है। इनिशियली इसका कोऑर्डिनेट कुछ यूं है, x1 y1 z1। इसका इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है ना। एक फोर्स इस पे कुछ लगा बच्चों, और इस फोर्स लगने के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ यूं हो गया, और इसका नया कोऑर्डिनेट आ गया x2 y2 z2। ऐसे डिस्प्लेस कर गया बच्चों, है ना। कोई भी फोर्स लग रहा है, सपोज करो ऐसा फोर्स कुछ दे देते हैं बच्चों, कोई भी फोर्स ऐसा दे देते हैं, तो बोला गया कि वर्क डन बताओ। अब इसमें क्वेश्चन में आपको डेटा प्रोवाइड करके भी पूछा जा सकता है। चलो एक डेटा के फॉर्म में ले लेते हैं कि इनिशियल वेक्टर मान लेते हैं, सपोज करो बच्चों ये है समथिंग 1 2 3, और ये हो गया आपका 3 5 6, ऐसा कुछ हो गया, है ना। और इस फोर्स का वैल्यू दे दिया गया बच्चों आई कैप -2j कैप +4k कैप, ऐसा कुछ दे दिया गया। तो पूछा गया कि बताओ कि ये फोर्स आखिर कितना वर्क किया। तो कौन सा बड़ा बात है, बहुत सिंपल सा चीज है। बताओ, देखो यहाँ पे वर्क डन क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? क्या एफ डॉट एस लिख सकते हैं ना, फोर्स इन फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं बच्चों? क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है ना, अगर आपको ध्यान नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कुछ ऐसे लिखा जाता है बच्चों, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब आप लिख सकते हो, बताओ एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आई -2j +4k डॉट कितना है बच्चों बताओ? ये थोड़ा इधर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इधर से लिखता हूं बच्चों। वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? एफ आई डॉट -2j कैप +4k कैप डॉट आर फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या ये है बच्चों? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3i कैप +5j कैप +6k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों? i कैप +2j कैप +3k कैप। अब क्या इसको सीधा सॉल्व कर दो यार, बहुत आसान है। देखो फटाफट कर देता हूं मैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बताओ इसको माइनस करोगे तो क्या ऐसा हो जाएगा 2i कैप +3j कैप +3k कैप, ऐसा हो जाएगा ना। देखो 3 - 1 2i कैप, 5 - 2 3j कैप, 6 - 3 3k कैप। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? ट्रिक याद है ना, i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ, k को k के साथ। आपको ये हमेशा याद रखना होगा, है ना। चलो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1 × 2 + -2 × +3 +4 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 - 6 + 12 × 8 आ गया क्या वर्क डन? कितना आ गया बच्चों? 8 जूल, है ना। ये जूल क्या है? वर्क डन का यूनिट होता है ना। आगे जब वर्क डन पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है यार कि एक फोर्स है समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ यूं हो रहा है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, इफ डॉट इज कैलकुलेट करता है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था पहला एप्लीकेशन बच्चों। पहला एप्लीकेशन क्या था? किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना निकालेंगे, है ना। तो कितना था? इफ डॉट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन देखो बच्चों।
सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि कोई एक वेक्टर ए दिया हो बच्चों, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे कोई भी जनरल वेक्टर ले रहे हैं। यहाँ पे डेटा भी दिया जा सकता था, डेटा से क्वेश्चन भी करा देंगे। अभी ध्यान से देखो, b इक्वल टू सपोज करो बच्चों कि ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, कुछ यूं है वेक्टर। बोला जाए बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये बाय द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट ही आप निकाल पाओगे। कैसे भाई? देखो बच्चों, ए डॉट बी क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल, बहुत आसान है यार, ऐसे कर सकते हो ना, आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली क्या आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, बहुत आसान है, वही वाला बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है, अब फॉर्मूला लगा दो आंसर। कैसे? देखो, क्या ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है क्या? ए डॉट बी क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला हुआ है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाला हुआ है, मतलब आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये कैलकुलेट नहीं कर लोगे। बहुत सिंपल है ना, समझ में आ रही है ना? कितना हो जाएगा बताओ? कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई बात समझ में ना? निकाल सकते हो ना, बहुत सिंपल है यार, सीधा फॉर्मूला पुट करो आंसर आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसको उतार लीजिए। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाए, है ना। चलो सपोज करो बच्चों कि एक ये वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है बच्चों 1/4 आई कैप प्लस 1/4 जे कैप कुछ ऐसा डेटा ले रहे हो बच्चों जिससे आपको आसानी में सॉल्व करने में। 1/4 आएगा, हाँ ये इसको माइनस ले लेते हैं, बेटर रहेगा। इसको माइनस, इसको माइनस, और ये हो गया बच्चों आपका हाँ प्लस के कैप। क्लियर है? ये दो ऐसा कोई भी कुछ भी हो सकता था यार, यहाँ पे हम थोड़ा सा सोच इसलिए रहे ताकि आपका डेटा आसान आए बस। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, बताओ इसका एंगल कितना होगा? बहुत आसान है सर, कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बता दो बच्चों। अब पता नहीं जो भी आंसर है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी आ जाए कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? क्या ये √3 हो जाएगा दोस्त? ठीक है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम लोग लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा बताओ? 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1, जो भी आ जाए कितना हो जाएगा बताओ? हाँ 1/8 प्लस 1 मतलब 9/8। आप सॉल्व कर लो, 1/16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा प्लस 1, 1/8 प्लस 1 9/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? कुछ ऐसा हो जाएगा 3/2√2, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता चल गया, और ए डॉट बी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ए डॉट बी कितना होगा बच्चों? डायरेक्ट बताओ। क्या आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई कर दूं? करो तो -1 इंटू प्लस 1/4, तो क्या -1/4 अगेन -1 इंटू प्लस 1/4 मतलब -1/4
-1 इंटू +1, क्या -1 हो जाएगा बच्चों? ये तो कुछ और ही आ रहा है, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा बच्चों? -12 -1, तो ये कितना हो जाएगा? -3/2। ठीक है, -3/2। अब बस बताओ cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a.b बाई mod ऑफ a mod ऑफ b। कितना हो जाएगा? a.b का वैल्यू -3/2 इंटू √3 इंटू 3/2√2। ठीक है, क्या ये कट गया? क्या ये भी कट गया बच्चों? तो कितना आ गया आपके पास? -√2/√3। जो भी आया, क्या cos थीटा का वैल्यू पता चल गया? तो क्या हम लोग थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं ऐसे बच्चों? cos इनवर्स -√2/3, है ना? क्लियर है ना? चलो, इस तरह का सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या देखे बच्चों कि जब भी आपको दो वेक्टर दिया रहेगा आई कैप, के कैप, जे कैप के टर्म में, तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? दिस इज द फार्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू a.b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्लियर है ना? इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। बड़े, तो ये था हमारा दूसरा एप्लीकेशन बच्चों। दो एप्लीकेशन देख चुके हैं। तीसरा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। आप लोग प्रोजेक्शन समझते हो? प्रोजेक्शन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप लोग ध्यान से देखना उसमें। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखो, सपोज करो बच्चों कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये थीटा। अगर मेरे को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे निकालना है। प्रोजेक्शन मतलब और क्या उसको बोलते हैं बच्चों? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, कंपोनेंट भी बोलते हैं उसको। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से बड़े आसानी से हो जाता है बच्चों। देखो कैसे, आप पढ़े हो गया कि ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे अगर लिखना चाहें, देखो ध्यान से, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, हाँ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसको ऑन या अलोंग भी लिख सकते हो, अलोंग वेक्टर ए। ये कैसे निकालते हैं, है ना? अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में दिया हो तो बच्चों यहाँ आपको पता होगा बहुत सिंपल तरीके से, ये जो स्ट्रेट लाइन किसी भी वेक्टर का दिखाती है, क्या उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है वो? ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ, क्या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा? और ये जो लेंथ होगा बच्चों, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा? है ना? तो आपको पता है कि अगर इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों? ये दिस वैल्यू, ये जो भी लेंथ होगा वही प्रोजेक्शन हो जाएगा बच्चों, या कंपोनेंट, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। यहां से तो बड़े आसानी से निकल जाता है। कैसे? यहां से आप सीधा सीधा देख सकते हो बच्चों। अगर तुम cos थीटा लिखते हो तो cos थीटा क्या लिख सकते हो? cos थीटा का वैल्यू दिस बाय दिस ना, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए बच्चों x, तो क्या लिख सकते हो? x बाई b, ऐसे लिख सकते हो ना? चलो, दिस इज द प्रोजेक्शन। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? b cos थीटा। ये x क्या है बच्चों? क्या है x? तो प्रोजेक्शन, इसको अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे। ये x क्या है बच्चों? तो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट भी लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर ए। यही है ना बच्चों? इसका वैल्यू कितना दिख रहा है? b cos थीटा दिख रहा है, b cos थीटा। वेरी सिंपल। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड पता हो, इसका मैग्नीट्यूड पता हो तो। ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा, आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से देखो बच्चों, क्या a डॉट b हम लोग को पता है? a डॉट b हम लोग को निकालना आता है। a डॉट b क्या होता है बच्चों? तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, a b cos थीटा, a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा। बच्चों यहां से तुम देख सकते हो a डॉट b बाई a इक्वल्स टू क्या? b cos थीटा दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है ना? इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS रिमेन्स इक्वल। क्या RHS बराबर है बच्चों? राइट हैंड साइड b cos थीटा, b cos थीटा। तो क्या LHS भी बराबर होना चाहिए बच्चों?
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we have projection or component of vector B along vector A equals to A dot B by magnitude of A, या फिर डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख दो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए क्या डिराइव हो चुका है ए डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहां से क्या दिख रहा है, ए डॉट बी हम लोग को आना चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। तो क्या ए डॉट बी का ही एप्लीकेशन हुआ ना ये कैलकुलेट कर पाना। क्लियर है? चलो उतार लो बच्चों इसको, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला और लिखवा देता हूं। देखो फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेना है ना। देखो जैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए डॉट बी बाई ए आया बच्चों, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी क्या लिख सकते हैं बताओ, ए डॉट बी बाई बी लिख सकते हैं ना बच्चों। बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं इसको याद करने का। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, जिसके अलॉन्ग आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख लेना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी के निकाल रहे हो क्या, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो, ऊपर में ए डॉट बी। ठीक है, यहां पे भी देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए, तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे लिख लिए। ठीक है, और ऊपर में ए डॉट बी। ट्रिक याद हो गया। अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे ले लो, बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो। बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको ध्यान रखना है ना। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इस पे भी। देखो इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 4g कैप और बी है बच्चों समथिंग आई कैप माइनस 4k कैप या आई कैप माइनस 2k कैप, ऐसा ले लो। ठीक है, जो भी है अब ऐसा ले लो बच्चों, इसको ले लो 3 आई कैप। थोड़ा बिल्कुल सिमिलर टाइप हो जा रहा था। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी कैसे निकालोगे, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। कर दो बच्चों, बहुत आसान है यार। क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, क्या होता है फॉर्मूला? डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो ऊपर सब में रहता है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखे या मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखे, याद करो। क्या अलॉन्ग बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या इसी का मैग्नीट्यूड यहाँ देते हैं ना, दे दो बी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एक ही बात है। ठीक है, सॉल्व कर तो बहुत आसान है। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे। ए डॉट बी 2 × 3 6 -2 × -2 8, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 14 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 9 + 4 13, तो कितना हो गया बच्चों 14/√13। क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी पता चल गया बच्चों। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए निकाल दो, तो क्या था यहाँ पे बी की जगह पे ए का मैग्नीट्यूड ले लेना था। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये था बच्चों हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फाइनल कंप्लीट हो चुका है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ फटाक से। ठीक है, ए डॉट बी आपको पता था। ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा।
उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या देखे बच्चों हम लोग कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कब हो सकता है, सब कुछ हम लोग देख चुके थे। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखे बच्चों, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू 1 होता था, और कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, उसका वैल्यू 0 होता था। उसके बाद कोई भी जनरल वेक्टर देखे बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में दिया जाए, तो क्या हम लोग उतना मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ना, डायरेक्ट क्या करते थे, आई को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ। उसके बाद हम लोग क्या देखे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या देखें कि अगर किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन निकालना है तो क्या होता है बच्चों, एफ डॉट एस। दूसरा क्या देखे बच्चों हम लोग कि अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालते थे, cos थीटा का वैल्यू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अभी हम लोग देखें। ठीक है। थर्ड हमारा क्या एप्लीकेशन था बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग अदर वेक्टर है। क्लियर है, चलो दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से रिवाइज करना है ना। ठीक है, थैंक यू।